हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आज मैं बीएलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की यूनिट थर्ड में दोबारा लेकर आई हूँ। मैंने वीडियो पहले भी डाली थी लेकिन उसमें कुछ वॉइस इश्यूज थे, इस चक्कर में मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर रही हूँ। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, मतलब किस तरह से नेशनलिज्म का एमरजेंस हुआ, कांग्रेस मॉडरेट, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन हुए इंडिया के अंदर और जो ब्रॉड मूवमेंट्स हुए, वो हम जो मूवमेंट्स हुए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो प्रीवियस है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस वीडियो में से, वो भी हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। तो मेरी आप सभी तरफ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड इवन हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी पीडीएफ चाहिए हो आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इस वाली वीडियो के लिंक में मैंने यूनिट फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के पूरा पीडीएफ डाल दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ठीक है। अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ। देखिए, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो ब्रदरहुड की फीलिंग थी ना लोगों के अंदर, ये जो कंसेप्ट था ये हमारा 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, लोगों के अंदर अपना ब्रदरहुड की जो फीलिंग आने लग गई, लोगों के अपना नेशन को लेकर जो फीलिंग आने लग गई, वो हमारे 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। इसके रीजन क्या थे? इसके रीजन थे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक पॉलिटिक अपनी ब्रिटिश हेगेमनी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो हमारा रूल थे, ऑर्डर थे, फ्रेमवर्क, उन्होंने उन सब चीजों को एक जगह पे यूनिटी बनाने की कोशिश करी। उन्होंने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके अंदर इन्होंने यूनिटी बनाने की कोशिश करी। इन्होंने एक रूल लगा दिया, सब लोगों के ऊपर वन रूल लगा दिया, वन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क लगा दिया इन्होंने। ठीक है। अब चाहे उस फ्रेमवर्क से सिर्फ इन्हें ही बेनिफिट हो रहा, बट इन्होंने वो फ्रेमवर्क लगा दिया। इन्होंने जुडिशल कोर्ट सेटअप करे, इन्होंने अपने अपने ही ऑफिसर्स इन्होंने उसके अंदर बिठाए। जो हायर पोस्ट होती थी वो नॉन इंडियंस की ही होती थी, मतलब वो ब्रिटिशर्स की ही होती थी, इंडियंस की वो नहीं देते थे हायर पोस्ट। तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करी, इन्होंने वन रूल वाला इन्होंने अपना एजेंडा अपनाया और इन्होंने क्या करा, जो भी हमारी जुडिशल तो सब जगह एक जगह पे यूनाइट कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा इन्होंने सारी चीजों को कर दिया। ठीक है। फिर आई कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। इंडियंस को ये चीज रियलाइज हुई कि यार हमारा और इनका जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है। इन लोगों के चक्कर में हमारा इकोनॉमिक का जो, मतलब जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो रही थी वो इसी चक्कर में हो रही थी, क्योंकि जो कॉलोनियल लोग थे वो अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, वो अपनी ही नीडों को फुलफिल कर रहे थे, वो इंडियन मार्केट पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये चीज लोगों को रियलाइज हुई। ठीक है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट हुई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जो डेवलपमेंट हुई उससे क्या हुआ, उससे ये चीज लोगों ने देखा कि जो हमारे लॉर्ड डेलोहिस थे उन्होंने एक लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करी हमारे इंडिया के अंदर। इन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करे इंडिया के, इन्होंने इन्होंने पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर। इन्होंने रोड्स बनाई जो एक जगह से दूसरी जगह पे इंडिया में कनेक्ट कर रही थी, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीजें इन्होंने बनाई, इन्होंने अपने इंपीरियल के लिए बनाई ताकि इंडिया जो है कैपिटलाइज हो सके, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें डेवलप करी। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करा, कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करा। अब डेवलपमेंट हुई है तो उसका यूज तो कोई भी करेगा, अब वो भी करेंगे तो इंडियंस भी करेंगे। तो डेवलपमेंट, जो कम्युनिकेशन में जो डेवलपमेंट हुई उससे काफी ज्यादा एक सहयोग हुआ लोगों के अंदर। ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? वेस्टर्न एजुकेशन का ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टैब्लिश करी इंडिया में 1835 के अंदर। तो इंडियंस जो एजुकेटेड हो गए थे, ठीक है, जो इंडियंस एजुकेटेड हो गए थे उस टाइम में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस रिफॉर्म इन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो इंडियंस एजुकेटेड हो गए थे उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट के लिए रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो ये चीजें हुई, इनकी चीजों का इन्हीं के खिलाफ कहीं ना कहीं यूज हुआ। ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन बहुत करा। आप लोगों को पता है इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं फैक्ट्री से, और इंडिया में ही रॉ मटेरियल ला के बेच रहे हैं, मतलब कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं फिर उसका प्रोडक्ट बना के वो लोग इंडिया में ही बेच रहे हैं। तो इन्होंने जो इंडियन मार्केट था उसको बहुत ज्यादा इन्होंने यूज करा, इंडिया के प्रोडक्ट उठा और इंडिया में ही आके बेच दिए। तो इंडिया का जो मार्केट था उसको दोनों साइड से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एक तो मटेरियल जा भी यहीं से रहा है और बन के बिक भी यहीं रहा है। ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉज बना हमारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का उस टाइम पर। फिर है प्रेस एंड न्यूज़पेपर। प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोग अपनी जो बातें थे, अपनी जो फीलिंग्स इन नेशनलिज्म की, वो एक दूसरे में इंजेक्ट करते थे।
ठीक है। उस टाइम पे मैगजीन्स और प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि तो नेशनल फीलिंग लोगों के दिमाग में भी ज्यादा, न्यूज़पेपर से ही लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े, प्रेसेस देखे लोगों ने, उन सब चीजों से लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। राजा राम मोहन रॉय ने एक ये जो थे, इन्होंने अपने प्रेस एंड जर्नलिस्ट थे ये, इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट करा था संपत कम्युनिटी बंगाली में, इन्होंने ये एडिट करा। और इन्होंने मीरत उल अकबर भी एडिट करा था पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये क्या करते थे, ये काफी न्यूज़पेपर्स को एडिट करते थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ताकि और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो न्यूज़पेपर ये भेजते थे। इससे क्या होता था, लोगों के अंदर न्यूज़पेपर्स और मीडिया से काफी ज्यादा फीलिंग्स आ रही थी ब्रदरहुड की, नेशनलिज्म की। ठीक है, लोगों को भी रियलाइज हो रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है इंडियन मार्केट के साथ। तो प्रेस न्यूज़पेपर ने काफी अच्छा रोल प्ले करा लोगों के दिमाग में फीलिंग्स के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस चक्कर में नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ। कौन कौन से फैक्टर्स थे? पहला हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन आ गया, दूसरा हमारा कॉलोनियल इंटरेस्ट आ गया, तीसरा एजुकेशन आ गया, एंड फोर्थ हमारा डेवलपमेंट आ गया कम्युनिकेशन में एंड ट्रांसपोर्ट में, एंड फिफ्थ हमारा आ गया जो प्रेस एंड मीडिया में जो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस करे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ कैसे हुआ। तो जो आईएनसी थी वो 1895 में आई, और वो 1895 में आई इसलिए थी कि वो जो हमारे इंडियंस थे उनकी जो डिजायर थी वो ब्रिटिश अथॉरिटीज के आगे उस डिजायर को रखते थे। ठीक है ना, जो हमारी आईएनसी थी वो जो हमारे इंडियंस की जो डिजायर थी, जो लोगों की बातें थी, उन सबको ये ब्रिटिश अथॉरिटीज के आगे रखते थे। अब ये माउस मूवमेंट्स के थ्रू भी रखते थे, ठीक है, और एग्रीमेंट्स के थ्रू भी रखते थे, ट्रीटीज भी करते थे, जो इंडियंस के लिए बेनिफिट हो वो सारे काम ये लोग करते थे। ठीक है, तो नेशनल कांग्रेस ने एक मोमेंटम गेन कर लिया था इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके नूक एंड कॉर्नर हर जगह पे इंडिया में इन्होंने एक नेशनल मोमेंटम जो है गेन कर लिया था इंडिया के अंदर। अब जो नेशनल कांग्रेस थी, इसकी आइडियोलॉजिकल फाइट थी ब्रिटिश राज के लिए, मतलब हमारे जो नेशनलिज्म, मतलब जो हमारी आईएनसी थी, उसका जो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटिश राज से अलग था। तो ये एक फाइट, आइडियोलॉजिकल फाइट हुई थी, मतलब ब्रिटिश के बीच में और आईएनसी के बीच में। हम लोग जो थे, जो आईएनसी थे, वो ये चाहते थे कि फ्रीडम दी जाए इंडिया को। इनकी आइडियोलॉजिकल ये था कि यार इंडिया को फ्रीडम दी जाए, और दूसरी साइड ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ बातें, तो इसका जो बर्थ आईएनसी का वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ। और इसके जो फाउंडर थे वो है थे एओ ह्यूम, इसके फाउंडर बने आईएनसी के। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो बने वोमेश चंद्र बनर्जी, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, जो एक फेमस बैरिस्टर थे कोलकाता के। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने किसके? आईएनसी के। और जो आईएनसी वो 1885 में सेटअप हुई, कुछ लीडर्स ने इसको मिलकर सेटअप करा, लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, SIN बनर्जी और WC बनर्जी, इन सब ने मिलके जो है इनको फाउंड करा। ठीक है ना, आईएनसी को। अब जो आईएनसी है उसकी वो एक फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये मॉडरेट से डोमिनेटेड थी। उसका जो जो आईएनसी थी वो किससे मॉडरेट थी? वो डोमिनेटेड थी हमारी मॉडरेट्स की फिलोसफी से, उनकी आइडियोलॉजी से डोमिनेटेड थी। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद इसके सेशन हुए, हमारा फर्स्ट सेशन 20 दिसंबर 1885 में हुआ, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने सेशन को अटेंड करा। इसमें इन्होंने मिलिट्री कम करने की बात करी, और इसमें उन्होंने कहा कि देखो यार, सिविल एग्जाम होने चाहिए, काउंसिल्स के लिए भी होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बिल पास होता है उनका कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। सेकेंड सेशन हुआ इनका 27 दिसंबर 1886 में हुआ, जिसमें 434 डेलीगेट्स ने अटेंड करा कोलकाता के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट हमारे दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा थर्ड सेशन हुआ जिसमें 607 डेलीगेट्स थे, और इसके प्रेसिडेंट थे हमारे बदरुद्दीन त्यागी, इसके हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ऐसे ही फोर्थ सेशन हुआ, तो ऐसे इसके सेशन चलते ही चले गए और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते चले गए। अब हमारे मॉडरेट्स थे, जो जो हमारे मतलब आईएनसी के जो मॉडरेट्स थे, उनकी कुछ डिमांड थी। ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या? इनकी डिमांड थे एक्सपेंशन रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एक्सपेंशन और रिफॉर्म्स करे जाएं। तो मॉडरेट्स थे थोड़े शांत स्वभाव के लोग, ठीक है ना, ये प्यार से अपना काम करवाना चाहते थे। इनका था कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज दी जाए इंडियंस को, ठीक है ना, हायर पोस्ट पर जो है इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए।
ये चाहते थे एग्जामिनेशन और साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन में इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। और ये चाहते थे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करा जाए, और जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको भी पावर दी जाए। और ये चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है उसका रिडक्शन करा जाए, और हमारे जो पीजेंट्स हैं उनका जो अनजस्ट ट्रीटमेंट होता है ना, जो लैंडलॉर्ड उनके साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, उस चीज को उस चीज के खिलाफ बोला जाए। ये लोग ये चीजें चाहते थे कि उस चीज के खिलाफ रिफॉर्म करे जाए। ये चाहते थे कि जो सॉल्ट टैक्स और जो शुगर ड्यूटी है उस चीज को अबॉलिश करने की इन्होंने बात करी थी। ये चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी जाए लोगों को, कि वो बोलने की उसके पास अधिकार हो, उसके साथ साथ वो कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। और ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब जो पार्लियामेंट बना है, तो अदर पार्ट्स मतलब इंडिया के अदर पार्ट्स में भी उसका कुछ सेटलमेंट बने पार्लियामेंट का। और ये चाहते थे कि मॉडरेट्स जो थे इनका पूरा फेथ था ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्टिस के अंदर। मतलब मॉडरेट्स बहुत ज्यादा लॉयल थे इसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ये भरोसा करते थे कि ब्रिटिशर्स इनकी बात सुनेंगे या ये लोग जो कहेंगे उस पे वो लोग काम करेंगे। तो ऐसा इनका मानना था ब्रिटिशर्स के लिए। ये पिटिशन रेजुलेशन और मीटिंग के थ्रू अपनी डिमांड जो है प्रेजेंट करते थे ब्रिटिशर्स के आगे। ठीक है, तो बेसिकली जो लिबरल्स, जो शांत स्वभाव के लोग थे, वो मॉडरेट्स थे आईएनसी में उस टाइम पे, जो अपनी बातें बनवाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी बातें तसल्ली से बनवाना चाहते थे, रेगुलेशन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, पिटीशन डाल के, कंप्लेंट डाल के, वो कोई भी मैस करके अपनी बातें नहीं बनवाना चाहते थे। ठीक है, अब इनका एम ये था कि क्या कहते हैं, इंडिया को जो है ना पॉलिटिकली सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके, मतलब इंडिया उस स्टेज पे आ जाए कि इंडिया के पास खुद की सेल्फ गवर्नमेंट हो। ये लोग ऐसा चाहते थे। और ये जो है ना, ये गवर्नमेंट को अनॉय करना नहीं चाहते थे, मतलब जो लीडर्स थे वो अपनी डिमांड से गवर्नमेंट को अनॉय करना नहीं चाहते थे, वो बस ये चाहते थे जो उनकी डिमांड है उस पर काम करा जाए। और इन लोगों को नहीं पता था कि जो मास मूवमेंट होता है उसकी क्या पावर हो सकती है। मतलब ये लोग सोचते थे कि अपनी बातें करके रखेंगे, ब्रिटिशर सुनेंगे, पर उस टाइम तक इन्हें नहीं पता था कि मास मूवमेंट में जो पावर है ना, वो आप सिंगल अथॉरिटी में कर ही नहीं सकते वो काम। दे अब क्या हुआ, ये लोग फेल हो गए जो काम ही करना चाहते थे, कि ये अर्निंग और जो एस्पिरेशन को ये मेंटेन करना चाहते थे लोगों के बीच में, ये उस चीज में फेल हो गए, ये लोग वो काम नहीं कर पाए। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्स टू पास इंडियन काउंसिल एक्ट, ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडियन काउंसिल एक्ट पास करा, लेकिन ये जो एक्ट था ये हमारे लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्या हो गया, टाइम के बदलते टाइम के साथ जो मॉडरेट्स थे उन्होंने भी अपने आप को ऑल्टर करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया 1905 में। चोपले हैज स्टार्टेड स्पीकिंग ऑफ सेल्फ रूल। जो हमारे चोपले सर थे उन्होंने सेल्फ रूल के बारे में बात करना शुरू करी। ठीक है, फिर ऐसे क्या हुआ, 1906 में उन्होंने 1906 में ये सारी बातें स्टार्ट करी कि हमारा खुद का सेल्फ रूल होना चाहिए। फिर जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने बोला कि हमें स्वराज एज अ गोल चाहिए, कांग्रेस का। इसने बोला, दादा भाई नौरोजी ने बोला कि हमको स्वराज एज अ गोल चाहिए कांग्रेस का। ठीक है, ये बात हुई। फिर क्या हुआ, तो मॉडरेट्स हमें समझ आया, मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट्स को हम लिबरल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आए हमारा एक्सटर्नल स्पेस, कि जब काम चल रहा है, जब इतने पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी एक्सटर्नल स्पेस की। लेकिन भारत के अंदर एक्सटर्नल स्पेस आया, ये 20वीं सेंचुरी में आया था। ये एक नई क्लास के लीडर्स इसके अंदर इमर्ज हुए इंडिया के अंदर, मतलब जो हमारे न्यू लीडर्स थे वो इसके अंदर इमर्ज हुए। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कि हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, हमें चाहिए। ठीक है, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट थे मॉडरेट से। जो मॉडरेट्स की थिंकिंग थी, इनकी थिंकिंग वैसी नहीं थी, ये शांत स्वभाव के नहीं थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये कुछ हमारे जो थे फेमस लीडर्स थे। ठीक है, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, क्या कॉजेज थे कि एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ। तो एक्सट्रीमिस्ट का राइज ऐसे हुआ कि जो मॉडरेट थे यार वो तो फेल हो गए अपनी बातें बनवाने के लिए, वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडियंस के बीच में, तो इसलिए ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बना कि इंडियंस को लार्ज स्केल पे इंडियंस अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, ये इसे बाइकआउट करना चाहते थे। ठीक है, और इनका जो चीफ था वो ये था कि इन्हें स्वदेशी चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश, मतलब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने अडॉप्ट करी हुई है, तो इनका था कि भाई उस चीज को बाइकआउट करो और अपना स्वदेशी ही अपनाओ।
और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, उस पार्टीशन ने इन लोगों की आंखें खोल दी। उस पार्टीशन से उन्हें पता चला कि भाई ब्रिटिशर्स कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी जो लिमिटेशन, जो मॉडरेट्स की जो लिमिटेशन थी, वही इनका एक्सट्रीमिस्ट का राइज बना। मतलब कि जो लिमिटेशन मॉडरेट्स की थी, वो स्ट्रेंथ बनी हमारी एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। अब इसके क्या मेथड थे, एक्सट्रीमिस्ट के क्या मेथड थे, इन लोगों के किस तरीके से लोग काम करते थे। तो इनका गोल था कि इन्हें चाहिए स्वराज। ठीक है, इन्हें चाहिए कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम फ्री ब्रिटिश से। और ये जो थे, ये बात करते थे कि ये कहते थे इंडियन का जो शेयर है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको बढ़ाओ। ठीक है। ये बात करते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इंक्लूड करते थे लोअर सेक्शन, मतलब जो हमारे लोअर सेक्शन के सोसाइटी के, ये लोग उन लोगों को भी अपने साथ चल के काम करते थे, उन लोगों के साथ ही मिलके ये लोग काम करते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे स्ट्रक नहीं थे, इनको नहीं इतना कॉन्स्टिट्यूशन की नीति नहीं पड़ी थी। इनको था कि इन्हें प्रोटेस्ट करना है अपनी डिमांड के लिए। ये बाइकआउट्स करते थे, स्ट्राइक्स करते थे, इवन ये फॉरेन मेड फूड्स को जला भी देते थे अपनी डिमांड्स बनवाने के लिए। ये बिलीव करते थे कॉन्फ्रंटेशन रेदर देन परसुएशन। ठीक है। इनको ये ऑब्जेक्ट उठाते थे चीजों के ऊपर। और इनका जो स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने गैदर करा, मतलब जो इनका मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, उससे क्या हुआ, ये इंडिया में इन्होंने अपना एक प्लेस बना लिया। ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया के अंदर, इंडियन बैंक्स का, मिल्स का, फैक्ट्रीज का इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट्स का कुछ मेथड थे ये, जिस मेथड से वो लोग काम करते थे। अब इन्हें किस चीज का फियर था, इन्हें इस चीज का डर था कि यार वेस्टर्नाइजेशन, जो मतलब वेस्टर्न की जो इमेज बनाने की कोशिश करी जा रही है, वो ना बन जाए। वो इस चीज से डरते थे कि इंडिया के अंदर वेस्टर्नाइजेशन ना आ जाए प्रॉपरली। ठीक है। दे वॉज रिवाइवल ऑफ नेशनल प्राइड एट दैट टाइम। ये उस टाइम पे नेशनल प्राइड में थे। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो इन्फ्लुएंस थे कि मतलब कि जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की उस टाइम पे जो ग्रोथ हो रही थी लोगों के बीच में, लोगों के साथ, मतलब सब लोग नेशनलिज्म के अंदर जुड़े हुए थे उस टाइम पे। ठीक है। लोगों के बीच में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी। सब लोग को पता चल रहा था कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है और जो इम्पोर्टेंस है, उस चीज की काफी ग्रोथ हुई उस टाइम पर। और इन्हें ना जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे थे, उस चीज से ना थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है एक्सट्रीमिस्ट लीडर को। और एक जो डिफरेंस था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, जो डिफरेंस था कि हाँ मॉडरेट अलग है, एक्सट्रीमिस्ट अलग है, कि आईएनसी के सूरत सेशन 1907 में ये जो डिफरेंस था वो लोगों के नोन में आया। 1907 का जो सेशन था, उस सेशन में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर दिया गया, मतलब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि कांग्रेस टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक हो गई है मॉडरेट और एक हो गई है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। मॉडरेट ऑल्सो वांटेड टू ड्रॉप रेजोल्यूशन स्वदेशी। मॉडरेट जो थे वो भी ड्रॉप करना चाहते थे, वे चाहते थे कि स्वदेशी हो। ठीक है। हमारे राजबिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट बने इस सेशन के, जो सूरत में हुआ था उस सेशन के प्रेसिडेंट बने। और इन्होंने कहा कि यार जो भी दोनों साइड हैं उन लोगों की डिमांड्स और उस डिमांड को पूरा करने का तरीका दोनों ही अलग है। इनका कोई कॉमन पाथ जो है नहीं बन रहा था दोनों में से किसका भी, ना मॉडरेट्स का ना एक्टर्स का, कोई कॉमन पाथ नहीं बन रहा था। ठीक है, ये बात हुई। आप बात करते हैं फिर क्या हुआ। ये लोग बिलीव करते थे कि यार अपनी मदरलैंड के लिए आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने में ये लोग भरोसा रखते थे। ये हमारा जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्नाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट थे। और जो तिलक है वो कहते थे कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है एंड मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और ये अपोजिट थे, मॉडरेट्स के बिल्कुल अपोजिट थे लोग। इनके अंदर पैट्रोटिज्म की काफी ज्यादा फीलिंग्स थी। ये ब्रिटिशर्स के साथ लॉयलिटी में भरोसा नहीं करते थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ ही जैसे मॉडरेट थे ये वैसे नहीं थे। तो ये कुछ डिफरेंस है हमारे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, किस तरह से दोनों का डिमांड, दोनों चाहते सेम चीजें, स्वराज इन्हें भी चाहिए, स्वराज उन्हें भी चाहिए, लेकिन दोनों का तरीका अलग। उन्हें चाहिए शांति से, इन्हें नहीं चाहिए शांति से, इन्हें चाहिए कि यार बस चाहिए, चाहे वो इन्हें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए या उन्हें कुछ भी करना करना पड़ जाए। ठीक है। अब है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1940 में। आखिरकार जब अब आईएनसी डिवाइड हो गई और दो पार्ट्स में, एक्सट्रीमिस्ट इतने ज्यादा थे, क्या दिक्कत पड़ गई, मूवमेंट करने पड़ गए, कोई की डिमांड फुलफिल। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में, इसके कुछ रीजन थे। ठीक है। पहली बात तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया 1 अगस्त 1920 को।
ठीक है, ये जो एट्रोसिटीज जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे इंडियंस पे, ये उसके अगेंस्ट मूवमेंट करा गया। ये मूवमेंट करा गया, जो अनजस्ट लॉज हैं और जो एक्ट इम्पोज करे हैं ब्रिटिशर्स ने, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट में सबने मना कर दिया कि कोई भी जो है कोऑपरेट नहीं करेगा ब्रिटिशर्स के साथ। और इसमें आईएनसी ने डिमांड करा कि हमें जो है स्वराज चाहिए या फिर हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इस इस मूवमेंट के अंदर ये चीज डिमांड करी गई। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, वो एक काफी अच्छा मूवमेंट रहा इंडिपेंडेंस के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आईएनसी ने, मतलब कि खुद ही आईएनसी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से आगे बढ़ी सेल्फ रूल अचीव करने के लिए। इसमें गांधी जी ने शॉर्ट करा, देखो स्वराज हमें मिल सकता है, हम इसे अचीव कर लेंगे, ये मूवमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, तब तक मूवमेंट कंप्लीट होगा तब तक हम स्वराज अचीव कर लेंगे। इसमें लोगों को बोला गया कि यार देखो, आप लोग रिजाइन कर दो गवर्नमेंट जॉब से, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनको वहां से विड्रॉ कर लो, बच्चों को वहां से बाहर निकाल लो। इसमें उन्होंने कहा कि जो फॉरेन गुड्स है उनको बाइकआउट कर दो, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करो। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ब्रिटिश आर्मी को सर्व नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो था, इन्होंने ये प्लान करा था, और इनके पास एक बैकअप प्लान भी था। अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम सब जो है टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर देंगे। ये सारी बातें हुई लोगों के बीच, मतलब ये सारा था हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, रीजन क्या आ गया नॉन कॉर्पोरेशन में करना तो पड़ा। नॉन कॉपरेशन हुआ हमारा 1920 में। इसके ये जो रोवल्ट एक्ट पास हुआ 1919 में, ये हमारा वाइसरॉय लॉर्ड सैमफोर्ड की डिक्टेट, मतलब उनकी अंडर में ये पास हुआ, ये जो एक्ट था। और ये एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट ने ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दी कि वो जो कर सकते हैं, ये लोग डिटेंशन कर सकते थे पॉलिटिकल लीडर्स का, ये लोग डिटेंशन कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के। इस एक्ट ने जो है काफी ज्यादा फ्रीडम दे दी हमारी पुलिस अथॉरिटीज को। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, पुलिस अथॉरिटी जो एक्सप्रेशन थे, मतलब जो एक्सप्रेशन थे लोगों को अपनी बातें बोलने के, उसको इन्होंने कर्व कर दिया। मतलब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सीधा उठा के उसे जेल में डाल दो। ये अथॉरिटीज रिवॉल्ट एक्ट के थ्रू पुलिस वालों को दे दी गई थी। फिर जलियांवाला बाग मैसकर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 में। इसमें जलियांवाला बाग के अंदर जो जनरल डायर थे उन्होंने ओपन फायरिंग की थी, जिसके अंदर हजारों लोगों की डेथ हुई। और फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग इंडियन आर्मी को अपने साथ लेकर गए। और उस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया ने बहुत बड़ी लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट भी यहीं से जा रहे थे, जो इंडियन आर्मी में काफी सारे लोग इंडिया से गए इनके लिए। और उसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस पड़े इंडिया पर। ठीक है, तो ये थे कुछ रीजन, इसके रीजन से ही हमारे रिजल्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ठीक है, होम रूल मूवमेंट हमारा एनी बेसन ने स्टार्ट करा था। एंड बाल गंगाधर तिलक ने ये सेट करा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स थे, इन सब ने मिलकर साथ में काम करा। होम रूल मूवमेंट में इन सब लोगों ने मिलकर, आईएनसी में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर साथ में इन्होंने काम करा। तो ये कुछ रीजंस थे हो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के होने के। ठीक है, ये 4 रीजन। अब है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ हमारे 1930 में। ये 12 मार्च 1930 में हुआ। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर गांधी जी ने इसको स्टार्ट करा। ठीक है, ये मार्च हुआ था सी में, और ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, मतलब जो ब्रिटिश मोनोपोली है सॉल्ट के ऊपर, ये मूवमेंट उसके अगेंस्ट में हुआ था। ये मूवमेंट जो था, ये इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये हमारा साबरमती आश्रम से इस मूवमेंट को शुरू करा गया था। बिगनिंग में इसमें सिर्फ 78 मेंबर्स थे, बट आगे जाते जाते इसमें काफी लोग जुड़ गए थे। और ये जो मूवमेंट था, ये जो टैक्स इम्पोज करा हुआ है इनके सॉइल पे या फिर इनके सॉल्ट पे, जो टैक्स इम्पोज है उस टैक्स के ऊपर ये मूवमेंट करा गया था। अब इसके फीचर्स क्या थे मूवमेंट के, ये जो मूवमेंट था ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था। ठीक है, मतलब कि ये नॉन वायलेंस था, ये लोग कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं करना चाहते थे। और ये जो मूवमेंट था ये नेशन वाइड हुआ। ठीक है, इस मूवमेंट ने कंट्रीब्यूशन करा वुमेन का, मतलब इस मूवमेंट के अंदर वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा मूवमेंट के अंदर। और ये जो था, ये कॉन्टिन्यूस सप्रेशन इस मूवमेंट को करा गया था, बट इन्होंने अपना जो मूवमेंट है उसको वापसी नहीं दिया। इसके अंदर कुछ फेमस वुमेन्स हैं, कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, अवंतिका बाई।
लीलावती, तो ये कुछ फेमस वुमेन्स थी जिन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज, क्या जरूरत पड़ गई मूवमेंट करने की। इसके कॉजेज ये थे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो इन्होंने क्या करा, ये साइमन कमीशन बनाई गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव की रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने के लिए। अब इन्होंने साइमन कमीशन बनाई, पर इस कमीशन के अंदर इन्होंने इंडियंस को ही नहीं रखा। ठीक है, इंडियंस को ही इन्होंने इसके अंदर नहीं रखा। मतलब जो रिफॉर्म्स ही करना चाहते थे उसके अंदर इन्होंने इंडियन मेंबर को रखा ही नहीं, और इंडिया के लिए ही रिफॉर्म करना है। तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई। डिमांड फॉर डोमिनेंस स्टेटस। 1928 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ था आईएनसी का, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा हमें आप डोमिनेंस स्टेटस दे दो। उन्होंने डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के आगे कि आप हमें जो है डोमिनेंस स्टेटस दे दो। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए, उन्होंने 1 साल ले लिया इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशनरीज। ये जो हमारे सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, ये लोग उनको अरेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करा इस चीज के अगेंस्ट। जैसे कि हमारे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जो थे, HSRA, मतलब कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी के जो लोग थे, इन्होंने इन्हें अरेस्ट कर लिया अप्रैल 8 1929 में। और इनके ऊपर इन्होंने चार्जेस लगाए कि इन्होंने हार्मलेस बॉम्ब जो है वो थ्रो करे लेजिस्लेटिव असेंबली पर। ठीक है। तो फिर जो मेंबर थे वो ज्यादा स्ट्राइक पर नहीं जा पाए। इन्होंने स्ट्राइक करी, जेल के अंदर ही इन्होंने स्ट्राइक करी कि जो प्रिजनर्स हैं उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीरियस नहीं थी इनकी डोमिनेंट स्टेटस को लेकर। तो क्या हुआ, फिर आईएनसी ने एक इमरजेंसी सेशन लाहौर में हेल्ड करा 1929 में। और इन्होंने कहा देखो, पहले तो हम मांगते थे आपसे डोमिनेंट स्टेटस, वो आपसे दिया नहीं करा। तो अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमें चाहिए, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज अब हमें चाहिए। तो इसकी डिमांड इन्होंने कर दी लाहौर के 1929 में जो सेशन लगा था। ठीक है। फिर आया हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आया, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन फेल हो गया 1942 में। ठीक है, मतलब जो क्रिप्स मिशन ने जो वादे करे थे उस प्रॉमिस को उन्होंने पूरा नहीं करा। ठीक है, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट नहीं दिए इंडिया में लोगों को। और इसके जो प्रोविजंस थे, मतलब क्रिप्स मिशन के जो प्रोविजंस थे, उससे इंडिया के अंदर फेडरेशन हो सकता था। ठीक है, मतलब इंडिया का बंटवारा हो सकता था, इसलिए ये मिशन फेल हुआ। दूसरा हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा फेल हो गया 1920 में। ठीक है, उस टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। तीसरा था हमारा फियर ऑफ अटैक ऑफ जापान 1942। मतलब कि लोगों को, मतलब कि ये डर था कि जापानीज आर्मी जो है वो अटैक करी थी म्यांमार पर, और उसने मार्च स्टार्ट कर दिया था इंडिया की तरफ। तो जापान का जो इन्वेशन होने वाला था, ठीक है, तो उस चीज का भी फियर था बहुत ज्यादा कि जापान ने अगर इन्वेशन कर दिया तो क्या होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ये फिर से इंडियंस को ले गए फोर्सफुली, इंडियंस आर्मी को ये फील्ड ले गए अपने खिलाफ, मतलब कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रीजन बने हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के कि क्यों हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 से 1936 में, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अब उसमें क्या हुआ, लंदन में हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस में ना कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी। तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में जो था डिसएग्रीमेंट हो गया था, पार्टिसिपेंट्स और जो लीडर्स थे उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आया क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ, मतलब क्यों हुआ है तो हमने देखा, अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 8 अगस्त 1942 में हुआ ये मूवमेंट। और ये जो था, अ, ये एक सेशन में अनाउंस हुआ था हमारा, बॉम्बे में सेशन हुआ था ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी का। वहां पे इस चीज को अनाउंस करा 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 किया करा, मतलब कि फिर 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ, गांधी जी ने निषेध करा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बॉम्बे से ये निषेध करा गया। इसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया, या तो करो या तो मरो, टू और डाई का, अपनी एक स्पीच इन्होंने दी थी ग्वालियर में तंग मैदान में, वहां पे इन्होंने ये चीज बोली। जो था क्विट इंडिया का जो स्लोगन था, वो यूसुफ मेहराली ने बनाया, जिसमें इन्होंने बोला कि साइमन गो बैक। तो इस मूवमेंट के 3 फेजेस थे। कितने, 3 फेजेस है मूवमेंट के। फर्स्ट फेज था हमारा कि इसमें इन्होंने सिर्फ स्ट्राइक्स करी, अपनी बात मनवाई नॉर्मल तरीके से। ठीक है, इन्होंने कुछ ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं करी, नॉर्मल इन्होंने स्ट्राइक्स करी और डेमोन्स्ट्रेशन करी अक्रॉस द कंट्री में, इन्होंने ये सब करा।
फिर क्या हुआ, सेकंड फेज में इन्होंने क्या करा, सेकंड फेज में उन्होंने कर दिया डिस्ट्रिक्शन स्टार्ट। मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो हमारे ट्रैक्स थे, स्टेशन थे, उन सबको इन्होंने तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। जो हमारी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी उसको भी इन्होंने तोड़ फोड़ इन्होंने स्टार्ट कर दी सेकंड फेज के अंदर। ठीक है। अब आता है थर्ड फेज में उन्होंने क्या करा। थर्ड फेज हमारा फाइनल फेज था, इसके अंदर उन्होंने बॉम्ब बार्डिंग स्टार्ट कर दी। पहले उन्होंने अपनी स्ट्राइक्स करी, अपनी बातें बनवाई, उन्होंने नहीं मानी, फिर उन्होंने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। तोड़फोड़ से बात नहीं मिली तो उन्होंने बॉम्ब बार्डिंग स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट के जो प्लेसेस थे उन सब पे उन्होंने बॉम्ब बार्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। अब इसके अचीवमेंट क्या हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो इसके अचीवमेंट ये हुए कि काफी सप्रेस होने के बाद भी ये जो स्ट्रगल था ये कंटिन्यू रहा। गवर्नमेंट इसमें जो थे इसमें बात करी गई कि इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी, जब एंड होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तब हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। और फिर इस मूवमेंट से डिमांड जो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वो एक्सेप्ट करी। ठीक है। तो ये चीजें हुई इस मूवमेंट के अचीवमेंट्स। और आई नो कि थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि जब रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस यूनिट से कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, तो बच्चों इस यूनिट से काफी क्वेश्चन आए, ज्यादा 20 मार्क्स में 10 मार्क्स में इस यूनिट से क्वेश्चन आए। जैसे कि हाउ फार डू यू एग्री विद महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट ऑफ नॉन वायलेंस। जो महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट हुआ था नॉन वायलेंस का, क्या वो सही था, क्या एग्री करते हैं आप इस चीज के साथ। उसको आप जब आप इसे एग्री कर रहे हो तो पहले आप थोड़े मूवमेंट्स के बारे में बताओ, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। अब है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रीमिस्ट, आप एक्सट्रीमिस्ट से क्या समझते हो। ठीक है, तो जो हमने एक्सट्रीमिस्ट फेस पढ़ा वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, जो उनका मेथड था, वो आप इसमें लिख सकते हैं। स्टेट द प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट, जो मॉडरेट्स के प्रोग्राम हमने पीछे पढ़े हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कंपेयर एम्स ऑफ लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें हमें लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट का एम को कंपेयर करना है इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब क्या इन दोनों के एम्स है। यार एम तो दोनों का बेसिक सेम ही था, दोनों को स्वराज ही चाहिए था, लेकिन लोग दोनों का तरीका अलग था। तो आपको उस चीज में कंपेयर करना है, ये चाहते थे कि प्यार से काम हो जाए, ये लॉयल रहना चाहते थे ब्रिटिशर्स के लिए, और ये बिल्कुल ही उसके अपोजिट थे। ठीक है, इन्हें चाहिए था कि पूरा स्वाद इन्हें चाहिए, और उसके साथ साथ ये लॉयल नहीं थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो पीछे जो हमने चीजें करी हैं आप इन्हें यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। आप नरेट द बैकग्राउंड ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका बैकग्राउंड हमने पीछे पढ़ा, आप यहाँ लिख सकते हैं। और फाउंडेशन ऑफ आईएनसी की फाउंडेशन कैसे हुई, आईएनसी की फाउंडेशन हुई क्योंकि इंडियंस जो डिमांड थी वो आईएनसी की पुट कर दी थी, तो काफी रीजन थे, आपको इसको लिख सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट was the last deciding struggle of freedom of movement, क्विट इंडिया मूवमेंट एक लास्ट डिसाइडिंग स्ट्रगल था हमारा फ्रीडम मूवमेंट का, कैसे, उसके बारे में आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आप पहले रीजन एक्सप्लेन करिए, फिर आप मूवमेंट को एक्सप्लेन करिए, फिर आप उसके आउटकम्स को डिस्कस करिए, तब जाके ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स की वेटेज का बनेगा। क्योंकि अगर आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज ये मत करिए जो क्वेश्चन पूछा है वो आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो, नहीं, पर उसको थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो उसका, फिर उसका कुछ मीनिंग बताओ, फिर उसके आउटकम्स क्या थे वो बताओ। जब आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली, तब जाके आपको एक क्वेश्चन की वहां थोड़ी वेटेज बनती है। अब आई डिस्क्राइब द कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें आप जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज बताओगे तो पहले ये भी बता दो कि वो था क्या, और फिर उसके क्या कॉजेज थे वो आप इसमें डिस्कस करिए। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और अब आप लोगों को कोई कंप्लेंट ना हो वॉइस के लेके, तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो भी यही है जो वीडियो में आपको की है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप लोग डिस्क्रिप्शन से को डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो प्लीज स्पेलिंग एरर हो जाती है उसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।